आपने कभी सोचा है कि यासीन मलिक की बीवी यासीन मलिक जो एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, जो कश्मीरी हिंदुओं का कातिल है, जो जस्टिस गंजू का कातिल है, जिसने ने कश्मीरी पंडितों को पलायन करवाया वैली के अंदर से, आज हमारी सरकार के अंदर वो कन्विक्टेड है तिहाड़ जेल के अंदर। ही इज कन्विक्टेड ऑफ टेरर और डेथ सेंटेंस है। आज वो राहुल गांधी को पत्र क्यों लिखती है उसकी बीवी, जो एक ISI की एसेट है, कि राहुल गांधी जी आप कुछ मदद करिए, यासीन मलिक पीस का मसीहा हो सकता है और पाकिस्तान के पीस को सॉल्व कर सकता है। वाई? प्रदीप भंडारी, जर्नलिस्ट, सोफोलॉजिस्ट और बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, जिन्होंने 29 से भी ज्यादा इंडियन इलेक्शंस की प्रेडिक्शन की और सुशांत सिंह राजपूत केस में अपने यूनिक रिपोर्टिंग स्टाइल से जाने गए। महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम सेवा संघ करके NGOs का ग्रुप है, उसने एक लेटर निकाला है कि हर मुसलमान को सिर्फ महाविकास अघाड़ी को ही वोट करना चाहिए। अब मुझे बताइए, कोई अगर ऐसा लेटर निकालता है, क्या ये कम्युनल नहीं है? वाई इज दैट कि गुरपंत सिंह पन्नू जो डेजिग्नेटेड खालिस्तानी टेररिस्ट है, वो ओपन सिख फॉर जस्टिस के अंदर एक स्टेटमेंट निकालते हैं कि दे अग्री विद राहुल गांधी स्टेटमेंट। वाई? जब 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने क्यों सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी? ये सोचने की जरूरत है। Earlier, Congress was an opposition to us. Today, it is the front of the Tukde gang, and I say that with lot of sincerity and responsibility. प्रियंका वाड्रा चुनाव कहाँ से लड़ रही है? वायनाड से चुनाव लड़ रही है। वायनाड में कितना प्रतिशत माइनॉरिटी मुस्लिम वोट है? 30-35% माइनॉरिटी मुस्लिम वोट है। वहाँ पे जमात इस्लामी करके कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रियंका वाड्रा को बैकिंग करी, जिसको CPM तक ने अपोज किया है। सनातन धर्म के नाम पे वोट बैंक की वसूली की जा रही है, तो क्या बीजेपी को सनातन धर्म को छोड़ते हुए इसके अलावा कोई मुद्दा एड्रेस करना चाहिए देश के लिए? तो धर्म के आधार पे वसूली करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, जब उसने बोला कि भाई मुस्लिम वोट को एकजुट करेंगे और हिंदू वोट को बांटेंगे। तो आप मेरे साथ अभी दिल्ली में पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप चले जाइए मुर्शिदाबाद, जहाँ 70% आबादी माइनॉरिटी की है, जहाँ हिंदू जो है वो 30% भी नहीं है। आप चले जाइए सीमांचल बिहार के इलाके में किशनगंज। अब आप मुझे बताइए, मल्लपुरम और इन सब इलाकों में जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, 70 साल से 99% क्यों सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं जीता है, सिर्फ मुस्लिम जीता है? क्यों धर्म के आधार पे वोट हो रहा है? कनाडा के अंदर हिंदुओं को ऊपर हमला होता है, राहुल गांधी माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, कि एक भी बार उनके मुंह से कुछ आपने सुना? गाजा के ऊपर प्रियंका वाड्रा 10 ट्वीट करती है, क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे के ऊपर अत्याचार के ऊपर उनसे एक स्टेटमेंट सुना? कैसी बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी जी और मोदी जी को अगर कंपेयर करें दोनों, वो दोनों लीडर ही हैं एक तरह से देखा जाए तो। मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानता। राहुल गांधी का एक गवर्नेंस मॉडल बताइए, झूठ बोलते हैं वो। तो वेस्ट बंगाल की बात भी कर ही लेते हैं कि अगर उधर देखा जाए तो उधर भी आज ऐसी हालत जैसे बिहार पहले था, उससे बदतर हालत है। तो भारत जोड़ो यात्रा क्या है फिर? PR स्टंट था। कोई इतनी मेहनत कर रहा था, अपन उनको ऐसा क्यों कहते हैं कि वो PR स्टंट है? मेरी दिक्कत इस बात से कि राहुल गांधी जी हिंदुओं को जातियों में बांटने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इस देश की अखंडता के खिलाफ चैलेंज कर रहे हैं। दिक्कत मेरी राहुल गांधी से ये है कि वो अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर को नाच गाना का गन कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब है जिसका नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आप उसको पढ़िए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राहुल गांधी जी ने क्या बोला था कि भाई मैं मंदिर जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी की प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करते हुए फोटो देखी है? केरला गवर्नमेंट का आप उठा के देखिएगा, 500 रेप की घटनाएं हुई पिछले 5 सालों में। कितनी बार आपने राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में सवाल उठाते हुए देखा? नॉट इवन वंस। ही इज एन एंटाइटल्ड पर्सन। अच्छा, आने वाले 5 सालों में हम कहाँ होंगे? आई थिंक हम टॉप 3 इकोनॉमीज में होंगे दुनिया की। दिस सेंचुरी विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया, US, चाइना, रशिया। खालिस्तान का एक ऐसा प्रोपोगेंडा है कि किसी के थ्रू फंडिंग हो रही है या इसको बिल्कुल अलग देश बनाने के नाम पे ये लोग वेलकम टू द पावरफुल ह्यूमन शो। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट चैनल। नाम बड़ा अच्छा है, पावरफुल ह्यूमन। तो आप पावरफुल है ना सर? आप बहुत बेबाक बात करते हैं इसलिए आप पावरफुल है। देखिए, वो तो पॉडकास्ट के समय ही पता चलेगा आपको कितना लगता है पावरफुल है कहीं। नहीं, देखो, हम इस कन्वर्सेशन को थोड़ा लाइट मोड में बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि मतलब एक्चुअली देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, हम कहाँ हैं, किस स्टेज पे पहुँचे हैं, आगे के प्लान्स क्या हैं। सो आपने एक बुक लिखी है मोदी 3.0, जी, और उसमें आपने बोला है बिगर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर। जी, तो थोड़ा सा इसके बारे में इलेबोरेट करोगे कि क्या बुक है और आपने उनकी मिलने के बाद लिखी या उनसे मिलने से पहले लिखी? देखिए, मैंने 2 किताबें लिखी हैं। मैंने पहले लिखी थी मोदी मैंडेट 2019 के इलेक्शंस के बाद में, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देश की जनता ने, जब उस वक्त कोई मान नहीं रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 300 प्लस से जीत पाएंगे, जब मैं सिर्फोलॉजी करता था,
तो हमने कहा था 300 प्लस होगा। तो क्या वो देश का मूड था जिसके कारण एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर 300 प्लस लेके आए, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो उसके बाद जो ये मोदी 3.0 किताब लिखी थी, इलेक्शंस के पहले किताब लिखी थी। पहली किताब इलेक्शंस के बाद लिखी थी, ये किताब इलेक्शंस के पहले लिखी थी। और इस किताब के पीछे लिखने का ये ऑब्जेक्टिव था कि उस वक्त भी ग्राउंड पे मुझे ये लग रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश तीसरी बार मैंडेट देना चाहता है। और ऐसा कभी भी अगर आप देश के इतिहास में देखेंगे कि कभी नेहरू जी के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने 3 कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट रिपीट करी हो। आज़ादी के वक्त तो क्या था, अगर आप इसको डिस्पैशनेटली एनालाइज करेंगे, कि ऑपोजिशन बहुत नेसेंट थी। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इनिशियली उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, जनसंघ भी इनिशियल डेज में था। देश इनिशियली आज़ाद हुआ था, जुडिशरी भी बहुत नेसेंट थी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत नेसेंट थी। तो एक वो हवा हवा में कांग्रेस ने बहुत जीत दर्ज करी थी। परंतु अगर आप 70 साल ऑफ आज़ादी के बाद में एक ऐसी पार्टी जो 70-60 ईयर्स तक रूल कर रही थी, उसको आप 3 कॉन्जिक्यूटिव टाइम डबल डिजिट में रखते हैं, तो लीडर का क्या कैरिज्मा है, क्या वो कनेक्ट करता है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से किताब लिखी गई थी। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि जब 1950s का दौर था, तब मेजॉरिटी देश इलिटरेट था। अभी जब मैं आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, जब मेजॉरिटी पीपल आर लिटरेट, और उसमें आप अगर और नंबर 1, तब आपकी इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं थी। आपको एक लैंडलाइन कनेक्शन 1970s 80s के ज़माने में दिन में 7-8 साल लगते थे। आज आपके पास, मेरे पास ये फ़ोन है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुँच सकती है। और आज हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हैं। मतलब अगर मान लो मैंने कुछ कहा, तो कोई भी व्यक्ति आपके चैनल पे चेक कर सकता है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और हर दुनिया की हर चीज़ जो है एक दूसरी चीज़ से इफ़ेक्ट करती है, और तब ऐसा नहीं था। तो ऐसे युग में तीसरी बार गवर्नमेंट बनाना, जो आप वर्ल्ड ओवर देखोगे, अगर आप ग्लोबल की देखोगे, इवन डोनाल्ड ट्रंप एक बार प्रेसिडेंट बने, फिर हटे, फिर अब बने। तो ऐसा क्या है कि तीसरी बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कनेक्ट हुए? एंड नॉट जस्ट दैट, ओनली लीडर जो 22 साल से गवर्नेंस के अंदर है। कोई दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है पिछले 20-30 ईयर्स में फैक्चुअली, जो चीफ मिनिस्टर जब जब से गवर्नेंस में आए, गवर्न नहीं होते गए। तो व्हाट इज दैट कनेक्ट्स विद नरेंद्र मोदी? दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक। तो हमारे देश में लीडर्स की कमी लगती है क्या आपको, कि हमारे देश में कम लीडर है, इस वजह से इतने टाइम बाद इतने बढ़िया लीडर आ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक परिवार में रहते हैं, मान लो 5 लोगों का परिवार है, तो ज़रूरी नहीं होता कि पिताजी की बात हमेशा 3 बच्चे, मान लो माता-पिता और 3 बच्चों का परिवार है, तो पिताजी की बात ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा तीनों बच्चे भी पूरी तरीके से मानें। तो अगर आप सोचो कि एक इतना बड़ा देश, जिसके 100 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है, जिसके टोटल वोटर्स की संख्या कई देशों की आबादी से ज़्यादा है, हाँ। वहाँ पे पॉपुलर वोट लाना इज़ नॉट ईज़ी। क्योंकि किसी की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, नवीन पटनायक जी बहुत पॉपुलर थे उड़ीसा में, पर जैसे ही आप उनसे 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर बंगाल बॉर्डर में आ जाए, वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे। टीएमसी बंगाल में इतनी पॉपुलर हुआ करती थी, परंतु उसके पास में आप बिहार में आ जाए, नहीं पॉपुलर हुआ करती थी। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, राइट। सो इट टेक्स इट, मतलब आई से मोदी इज़ अ वंस इन अ जनरेशन लीडर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो इतनी बड़ी लोगों का समर्थन जीतना, आज की तारीख में 37% वोट, लगभग आपका 24-25 करोड़ वोट से ज़्यादा वोटर है। इट्स नॉट अ जोक। राइट। ऑब्वियसली इतने बड़े देश के अंदर इतना मुश्किल होता होगा, और इसीलिए इतने समय के बाद हुआ है। और पॉलिटिक्स हमेशा, मैं कहता हूँ, वेरिएबल्स पे होती है। तो अगर आपकी एक चीज़ गलत हो जाए, तो पॉलिटिक्स में परसेप्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। सो पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मेनी पीपल, बिकॉज़ आप सब कुछ भी सही किए हो, कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है पूरा जनता का समर्थन मिलेगा। मोदी 4.0 होगा। कौन होंगे? मोदी 4.0 मोदी जी होंगे। कैसे होंगे? मतलब 2029 में चुनाव जीतेंगे। 76 ईयर्स। डोनाल्ड ट्रम्प 78 ईयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्रेसिडेंट है, वेव के साथ में जीता जाता है। आदमी की एनर्जी मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। आप 30 साल के लड़के ऊपर अगर आप दो, आपकी एनर्जी जो है कुछ नहीं है, तो आप उसकी कोई मैटर नहीं करती। आप 70 साल के भी हो, परंतु अगर आपकी एनर्जी देश सेवा की है, और आप 18 घंटे काम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रूव कर दिया। तो थोड़ा सी वापस मोदी जी वापस चलते हैं 2.0 पे, सॉरी 3.0 पे। अभी जब ट्रम्प जीते वो 2.0 बोला, अब 3.0 और 2.0, तो ये भारत पे कैसा इम्पैक्ट डालेंगे दोनों? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि पर्सनल रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, किसी भी समय में, डिप्लोमेसी हो या कोई भी फील्ड में हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज़ हमारी डिप्लोमेसी में करी, जो कोई और लीडर नहीं कर पाया।
वो है कि उन्होंने पर्सनल रिश्ता हर टॉप लीडर के साथ बना, और हर देश का जो दुनिया का टॉप लीडर है उनका बहुत सम्मान करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं मोदी जी को कि यार आपको क्या जरूरत है एक ट्रांसलेटर की, आप मेरी बात ऐसे ही समझ सकते हैं। हम रशिया से ऑयल लेते हैं और यूएस के साथ आर्म्स डील करते हैं, यूएस से भी आर्म्स डील करते हैं, रशिया के साथ भी आर्म डील करते हैं। ये तभी पॉसिबल है कि जब ए, दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है भारत की स्ट्रेंथ क्या है, एंड बी, हमारे लीडर इज टॉकिंग टू एनी अदर लीडर आई टू आई। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। इकलौते ऐसा लीडर जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में बात करी वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। व्हाट डिड डोनाल्ड ट्रंप से इन अ पॉडकास्ट अबाउट नरेंद्र मोदी? ही इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर फॉर द कंट्री, Hmm. ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। Even Donald Trump knows कि मोदी will negotiate for India. Trump will negotiate for United States of America. There's nothing wrong. One of the first leaders that Donald Trump speaks to after getting elected is Prime Minister Narendra Modi. So you need to accept the fact that Modi ji has made our country get that global prestige in the global committee of nations, because he has projected India's strength globally, which everybody has acknowledged. मेरे हिसाब से ट्रम्प मोदी का जो आने वाला एरा है वो वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत अच्छा एरा होगा। राइट। तो अभी आप जैसे ग्राउंड पे आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग करी है, आप लोगों से बात करते थे, एग्जिट पोल के नतीजे भी आप थोड़े पता लगा लेते थे कि यार इसमें इतना आने वाला है, ये आने वाला है। अब फिर 400 पार का नारा लगाया था हम लोगों ने कि भैया कि 400 पार हो जाएंगे। बट दो बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। पहले बात तो हम हुए नहीं, दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि जब अयोध्या वासियों के लिए राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया तो भी वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं आती है। अब मैं आपको देखिए दो बात है। पहली बात है आपको एक क्रिकेट की एनालॉजी से देना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिकेट इस देश के अंदर बहुत लोग समझते हैं। कोई एक विनिंग टीम है, वो विनिंग टीम अगर मान लीजिए वर्ल्ड कप जीतने की बात करती है, तो जब मान लो आप टॉस होगा, तो टॉस के पहले आप लक्ष्य क्या रखोगे? या मैं 320, 330, 340 रन बनाऊं, दैट्स अ लॉजिकल थिंग, मैक्सिमम रन स्कोर करूं। मान लो आपने 320, 330, 40 रन स्कोर नहीं किया, 240, 250 रन बनाए हैं, पर उसके बावजूद भी आप वर्ल्ड कप जीते हो, और एक आपकी ओपोनेंट टीम जो पहले मान लो 40 रन पे ऑल आउट होती थी, उसके बाद 50 रन पे ऑल आउट हुई, अब 60 रन पे ऑल आउट हुई, पर ऑल आउट तो हुई ना। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि वर्ल्ड कप कौन जीता है ना। अब 1 रन से कोई वर्ल्ड कप जीत जाता है तो बोलते हैं इतनी बड़ी बात हो गई है। यहाँ कोई व्यक्ति ने नारा डेफिनेटली हम लोग ने बढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली लक्ष्य बड़ा ही होता है। Right. अगर आप एक कंपनी के सीईओ हो गए, तो आप थोड़ी कोई सेल्स का टारगेट या कंपनी का टारगेट ये रखोगे कि यार एक्स है। आप अभी पॉडकास्ट चैनल चला रहे हो, अब मैं आपसे बोलूँ आप चालू चैनल चलाते हो, आप ये रखोगे कि नहीं मैं 1 लाख व्यूअर्स ले आऊं या सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स ले आऊं। ऐसा तो आप नहीं रखोगे। 3 महीने पहले आपके 20,000 व्यूज आ रहे थे, आज आपके 4 लाख व्यूज आ रहे हैं। तब आपको जब आपके 4 लाख व्यूज आ रहे हैं, तब आपकी क्या मिशन होगी कि मैं 1 मिलियन व्यूज टच करूं। अब मान लो 1 मिलियन की जगह आप 700 के व्यूज टच करें, इसका ये मतलब थोड़ी कि जो आपने 1 मिलियन का टारगेट सेट किया वो गलत है। Any man who's a visionary or anybody who believes in growth will always set big targets. That's rule of life. फेलियर्स जो होते हैं वो छोटे टारगेट सेट करते हैं, जो अचीवर्स होते हैं वो बड़े टारगेट सेट होते हैं। उसेन बोल्ट जब भागता था, तो जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार बना लिया, तो उसके बाद क्या उसने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट नहीं किया? तो क्या वो सोचे कि नहीं मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, मैं 12 सेकंड में रेस करूंगा? दैट इज नॉट हाउ इट इज देयर। Right. सो एवरी अचीवर इन एनी फील्ड विल ऑलवेज प्ले विद दैट। यस, इन द लोकसभा इलेक्शंस कई जगह पे फेक न्यूज काम करी थी, जो ये अपोजिशन ने कहने का प्रयास किया था कि भाई रिजर्वेशन हटाएंगे, ये कुछ पॉकेट्स के अंदर काम किया था। इसको हमने सही किया, इसीलिए विद इन मंथ्स हम लोग हरियाणा का चुनाव जीते तीसरी बार, जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। एज आई सेड, पॉलिटिक्स इज अबाउट वेरिएबल, बट अगेन आई रिटरेट 2024 वाज अ प्रो इनकम्बेंसी वोट। अब मैं बात करता हूँ अयोध्या की। देखिए, अयोध्या मेरे लिए और हमारी पार्टी के लिए कोई इलेक्टोरल मुद्दा नहीं है। जब 2 सीट भी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी अगर पालमपुर का रेजोल्यूशन आप उठा के देखेंगे, तब भी कहा था कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो अयोध्या में बनना चाहिए। 1990s के समय के पहले की बात कर रहा हूँ। और आज जब हमारे पास पूरी सीट है, तब भी हमने प्रभु श्री राम का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ही बना। कोई ऐसे वकील नहीं करे जिन्होंने बोला कि राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करता है। कपिल सिब्बल जी और कांग्रेस पार्टी ने, ये मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, आपकी वो दलील दी थी कि राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करता, प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी जी ने क्या बोला था कि भाई मैं मंदिर जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करते हुए फोटो देखी है? 1 साल से ऊपर हो गया, नहीं गए। क्यों? Right. आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो अयोध्या ये देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। राम भारत की संस्कृति है। चुनाव हार और जीत से प्रभु श्री राम भारत की संस्कृति है, ये चेंज नहीं होगा तथ्य।
अब मैं बात करता हूँ इलेक्टोरली। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एनालाइज करेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कुछ पॉकेट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो संविधान वाला जो जुमला चलाया था ऑपोजिशन ने, ये कुछ पॉकेट्स में चला था, उसके कारण दिक्कत हुई थी। परंतु अब जब आप आगे चल के जब नतीजे देखेंगे, आप देखेंगे कि ये रिकवरी हुई है। तभी मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक लाइफ के अंदर कई बार आप हर चीज भी अच्छी करते हैं, कुछ झूठ कई बार चल जाता है। इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट द ट्रूथ टेक्स इट टाइम, एंड ट्रूथ जो होता है वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज करके आ जाता है, तब तक झूठ जो है अपने पैर पहुंचा लेता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन अयोध्या। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर है जो वीडियो अपोज में बनाते हैं और बोल देते हैं कि डिक्टेटरशिप चल रही है, तो क्या एक्चुअली में वोट मैनिपुलेट हो जाते हैं कि नहीं, या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्या मैनिपुलेट नहीं, इन्फ्लुएंस। वोटर बहुत स्मार्ट है। वोटर ऑब्वियसली, वोटर 10 चीज देखेगा, उसको जो चीज लगेगी उसके हिसाब से करेगा। कई बार हर व्यक्ति को अपने बोलने की बात है, अपनी चीज आगे ले जाने की बात है। अल्टीमेटली मेरा मानना ये है कि वोटर अल्टीमेटली वो डिसीजन लेता है, वो या तो उसके हित में है या वो देश के हित में होता है। कई बार फेक न्यूज़ भी चल जाती है, कई बार डर की बात भी आगे बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। पर मैं वोटर की, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूँ कि अगर चुनाव हार जाओ तो ईवीएम को ब्लेम कर दो। अभी नाना पटोले, आपने सोचा विजय वटेकर ने क्या बोला? वोटर को उन्होंने नालायक शब्द का प्रयोग करा। महाराष्ट्र के अंदर उठा के देखिए आप। मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ। हम सर झुका के, हमारे नेता ने हमको सिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो तो यार 2 सीट की जब पार्टी थी तब भी पार्टी के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। जो उनने से कहा हाथ जोड़ के जनता की सेवा करो, जनता मैंडेट दे उसको हाथ जोड़ के स्वीकारो, जनता मैंडेट नहीं दे हाथ जोड़ के काम करो। हमने एक भी बार कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बदनाम नहीं किया है, क्योंकि हम सेवा में विश्वास रखते हैं और ये हमारे लीडर ने हमको सिखाया। तो भारत जोड़ो यात्रा क्या है फिर? मतलब इतना बड़ा आप चलाया उन्होंने। पीआर स्टंट था। मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल जी को कि भारत जोड़ो यात्रा हुई, कि 90% जगह जहां से भारत जोड़ो यात्रा गई वहां से हम चुनाव जीते थे। पर अच्छी बात है, सबको देश में घूमना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। एटलीस्ट जमीन पे रहेंगे, कुछ जमीन को सीखेंगे तो सही। राहुल गांधी जी और मोदी जी को अगर कंपेयर करें, दोनों वो दोनों लीडर ही हैं एक तरह से देखा जाए तो। मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानता। आई टेल यू व्हाई। नेता वो होता है तो जनता के सुख और दुख में खड़ा होता है। राहुल गांधी जी जनता के सुख और दुख में नहीं खड़े होते। वायनाड में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। केरला गवर्नमेंट का आप उठा के देखिएगा, 500 रेप की घटनाएं हुई पिछले 5 सालों में। कितनी बार आपने राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में सवाल उठाते हुए देखा? नॉट इवन वंस। ही इज एन एंटाइटल्ड पर्सन। इस देश में आपको किसी ने 1000 करोड़ रुपए दे दिए थे क्या अपनी कंपनियां खड़ी करो या नहीं? आपने अपनी मेहनत से अपने चैनल्स खड़े किए, अपनी कंपनी खरीद के ना। ये देश मेहनती लोगों का देश है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मेहनत से चप्पल घिस घिस के इस देश की सेवा कर कर करके जो है देश को आगे लेके गए, और प्रधानमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री के पद के रूप में इस देश को सेवा कर रहे हैं। ये देश जो है ऐसे लोगों की इज्जत करता है जो अपनी मेहनत से कुछ पाने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी जी को तो सब कुछ उनके हाथों में ही दे दिया गया था, तब भी उनने क्या करा? उनने एंटाइटल्ड ब्रैट की तरीके से बिहेव करा। उनका इनिशियल वीडियोस उठा के देखिए, जब वो पूजा के अंदर जाया करते थे, उनसे एनडीटीवी का एक रिपोर्टर पूछ रहा था अर्ली 2000s की, राहुल व्हाई हैव यू कम हियर? तो आई डोंट नो, दे टोल्ड मी टू डू सम पूजा। क्या है भाई? हाँ, ये क्या है? सोच नहीं है। नेता वो होता है जब अगर कोई उसकी पार्टी हारती है तो अकाउंटेबिलिटी लेता है। आपने देख ही लेते हुए अकाउंटेबिलिटी, नॉट इवन वंस लेके दी। ये तो यही है कि भाई हमको पता है कि उनके अलावा कोई उनकी पार्टी को पता है उनके अलावा कोई हो नहीं सकता, तो उन्हीं को चला रहे हैं। क्या ये लॉजिक हो गया कि प्रियंका वाड्रा के उसमें उन्होंने राहुल गांधी ने रेहान वाड्रा को लॉन्च कर दिया? देखो, परिवार के लोग राजनीति में आना और परिवारवादी राजनीति में फर्क है। परिवारवादी राजनीति का ये मतलब होता है कि परिवार ही पार्टी है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की पूरी फैमिली ही कांग्रेस पार्टी है। हमारे इधर अलग-अलग परिवार से लोग आते हैं, परंतु कोई ये गारंटी नहीं कर सकता किस परिवार का कोई व्यक्ति है उसकी ट्रैजेक्टरी 100% ऊपर तक पहुंचेगी। मेरिट मैटर करता है। एक और वीडियो मैंने देखा, उसके अंदर जैसे जेलस्की वाला जो था कि वो एक कॉमेडियन था, देन उसके बाद में उनको बहुत मतलब वॉर करने के लिए मजबूर कर दिया गया, फंडिंग अच्छी की गई। उनको राहुल गांधी जी से कंपेयर कर दिया गया कि आप जो देख रहे हो कि जो लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और टैक्सी में घूम रहे हैं, और या जो 70 सालों, जो 50 सालों तक टैक्सी में नहीं घूमा, लोगों के साथ खाना नहीं खाया, नाई की दुकान पे नहीं बनाई, तो हम बचपन में करते थे। जो भी गरीब आदमी गरीबी से पैदा होगा, हम सब तो नाई की दुकान पे ही हमें शेव बनाते थे जब बचपन में। हम तो ये घूमते रहते थे। तो यार ये सब पीआर स्टंट करना है, राहुल जी को करिए, देश को समझ रहे हैं। 50 साल में जाके अगर कोई व्यक्ति ये सीख रहा है कि शेविंग कैसे बनाई जाती है, या 55 साल की एज में जाके कोई व्यक्ति ये सीख रहा है कि गरीब के घर में खाना कैसे खाया जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति कोई रही। इतनी मेहनत कर रहा था, अपन उनको ऐसा क्यों कहते हैं कि वो पीआर स्टंट है? हम कह रहे हैं पीआर स्टंट है। मेहनत तब होती, राहुल गांधी जी ने को पॉलिटिकल चाणक्य आप लोगों ने कहा था हरियाणा के पहले, हरियाणा हारे उसके बाद क्या अकाउंटेबिलिटी ली गई?
मतलब किसान हमारे खिलाफ है, पहलवान हमारे खिलाफ है, दलित हमारे खिलाफ है। दलितों ने कहा नहीं हम आपके मोदी जी के साथ में, किसानों ने बोला मोदी जी के साथ में। मेरी पीड़ा राहुल गांधी से पोजीशन ये है कि जब भी एंटी नेशनल फोर्सेस आपका पक्ष लेती है, आप कभी भी उनका विरोध नहीं करते हैं। ये क्या है? मेरी दिक्कत इस बात से कि राहुल गांधी जी हिंदुओं को जातियों में बांटने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इस देश की अखंडता के खिलाफ चैलेंज कर रहे हैं। दिक्कत मेरी राहुल गांधी से ये है कि वो अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर को नाच गाना का इवेंट कहते हैं। दिक्कत मेरी राहुल गांधी से ये है कि आर्टिकल 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पूरा एजेंडा जम्मू कश्मीर में फेल कर दिया। राहुल गांधी उसके खिलाफ नहीं बोल पाते। अरे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो बर्फ के गोले के साथ इसीलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज आतंकवाद नील के बराबर आतंकवाद की घटनाएं डिप्रिसिएशन के अंदर आ चुकी है। वरना उनके समय तो पाकिस्तान के झंडे चलाए जाते थे, हमारे वहां तो लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है। ये फर्क है। राहुल गांधी का एक गवर्नेंस मॉडल बताइए, झूठ बोलते हैं वो। कर्नाटक में क्या उन्होंने बोला था कि मैं वादा पूरा कर दूंगा, वादा पूरा कर दूंगा, बैंक अकाउंट में महिलाओं को पैसा दूंगा। पहुंचा बैंक अकाउंट में महिलाओं का पैसा? क्या बोला था किसानों के हित में? 1200 किसानों ने कर्नाटक के अंदर सुसाइड कमिट किया। क्या बोला था वो? तेलंगाना के अंदर हम बड़ा काम कर देंगे, 2 लाख जो है लोन माफ कर देंगे। माफ हुआ? नहीं हुआ माफ। रेवंत रेड्डी जी की खुद के होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसान जो है राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। साउथ पोस्ट के आर्टिकल को चेक कर लीजिए। हिमाचल में क्या बड़े बड़े वादे कर रहे थे। हिमाचल के अंदर अब समोसे तक के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम इन्हें बैठा दी है। समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चालू कर दिया है कि भाई मुख्यमंत्री का समोसा किस दूसरे व्यक्ति ने खा लिया उसकी पता करो आप बात। ये क्या है? मजाक हो चुका है गवर्नेंस क्या? टॉयलेट पे टैक्स लगाने की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ये गवर्नेंस होती है? इतने साल आपके पास शासन में रहे। इसीलिए आपको मैं डेटा बताऊं, 2011 के बाद से अभी तक एक राज्य सरकार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी रिपीट करी है। सोचिए क्यों ऐसा होता है कि कोई भी जनता 2 बार कांग्रेस पार्टी को नहीं चुनती, कि उसको पता है कांग्रेस को एक बार देख लेते हैं, पता चल जाता है झूठ, उसके बाद जाके कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर देते हैं। और आपको नहीं लगता अगर मान लो कि बीजेपी की सरकार फुल फ्लेजेडली एकदम से आ गई, मतलब हर जगह सीट उनकी है, सब कुछ उनकी है, तो अपोजिशन करने वाला कोई बचेगा नहीं? हमारे को अपोजिशन सब कर ही रहे हैं। चुनाव में कोई कभी जीतता है, कोई कभी हारता है। बात ये चुनाव की नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ इस देश में क्या राजनीति होगी। क्या इस देश में ये राजनीति होगी कि यासीन मलिक अगर आपको परिवार आपको पत्र लिख रहा है, आप में इतनी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है कि आप उसका खंडन कर सकें? क्या सिख फॉर जस्टिस आपके लिए पत्र लिख रहा है, आपको समर्थन कर रहा है, कि आप में इतना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है कि आप अपने ट्विटर पे उसके अगेंस्ट बात कर सकें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, नवाज शरीफ या किसी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मनमोहन सिंह थे, उसको उनको देहाती औरत बोला था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस वक्त पीएम डेजिग्नेट थे, उन्होंने इसका खंडन किया था। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक बोली थी, बोला था हम डोमेस्टिक अफेयर्स हैंडल कर लेंगे। क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान के नेता जो है हमेशा चाहते हैं राहुल गांधी सत्ता में बने? क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी फ्रंट बन चुकी है ऐसी फोर्सेस के जो टुकड़े टुकड़े माइंडसेट के हैं, जो इस देश का समाज को बांटना चाहते हैं। मेरी पीड़ा ये है, हम ऐसा नहीं हर चुनाव हारे जीते। बीजेडी हमसे कई बार चुनाव जीती है, कि आपने हमको देखा है बीजेडी के बारे में इस तरीके का स्टैंड लेते हुए? साउथ के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कई बार चुनाव नहीं जीते, कि आपने देखा हमको ऐसा स्टैंड लेते? नहीं। पर आज जो मैं कह रहा हूं, मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। ये है, वी आर नॉट फाइटिंग ओनली अ पॉलिटिकल एंटिटी कॉल्ड कांग्रेस, वी आर फाइटिंग अ कांग्रेस व्हिच इज अ फ्रंट ऑफ फोर्सेस व्हिच वांट टू वीकन द हिंदू सोसाइटी, व्हिच वांट इंडिया व्हिच इज सॉफ्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। कनाडा के अंदर हिंदुओं को ऊपर हमला होता है, राहुल गांधी माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, कि एक भी बार उनके मुंह से कुछ आपने सुना? गाजा के ऊपर प्रियंका वाड्रा 10 ट्वीट करती है, कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे के ऊपर अत्याचार के ऊपर उनसे एक स्टेटमेंट सुना? कैसी बातें कर रहे हैं हम? कैसी बात, किस तरफ जा रहे हैं देश की ऑपोजिशन पार्टी? तो आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों सक्सेसफुल हुए? ये सक्सेसफुल हैं और ये अपना हर ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा कैसे। डिफेंस सेक्टर लेते हैं। डिफेंस में कभी भी स्टार्टअप्स इनिशियली नहीं हुआ करते थे। अभी आपने देखा होगा, पहली टाटा ने एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी चालू करी, इसमें मिलिट्री प्लेन्स जो है टाटा को प्रोड्यूस करके बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, हम लोग डिफेंस में पहले हमारी स्थिति ये भी नहीं हुआ करती थी कि हम एक बुलेट प्रूफ जैकेट बना पाए। आज हमारी स्थिति ये है कि हम 70 से ज्यादा कंट्रीज को आर्म्स एंड एम्यूनिशन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर को लेते हैं। स्पेस सेक्टर पहले प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खुला नहीं था। आज स्पेस में नए स्टार्टअप्स आ चुके हैं। 50-100 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस इंडस्ट्री के अंदर खुल चुके हैं। तो आत्मनिर्भरता इज अ वे ऑफ इकोनॉमी, it is a destination and a way of doing things. For example, खादी। आप खादी में एग्जाम उठा के देख लीजिए, पहले खादी के अंदर जो खादी का एक्सपोर्ट रेयरली उतना हुआ करता था, आज खादी का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है। सो अगेन मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज 10 आउट ऑफ 10।
But what I'm saying is that it is moving towards 10 out of 10 and it is 100 times better than what it was before 2014. 2014 के पहले आप क्या बोलते थे यार, बाहर की कंपनी, आज आपकी कंपनी बाहर की कंपनी से कॉम्पीट करने का प्रयास करी। ये यूपीआई ने जो डेटा चीप हुआ है, और जो यूपीआई है, द बिगेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन यूपीआई है। जब हमने बैंक अकाउंट खोलने की बात करी थी, चिदम्बरम जी ने बोला था कौन जो है यूपीआई की तरह पेमेंट करेगा। आज आप कहीं भी चले जाइए, आप जिस टैक्सी ड्राइवर से आप बात कर रहे हो उससे पूछिएगा कि तुम 4-10 साल पहले तुम कैसे पेमेंट करते थे, आज तुम भी ये यूपीआई करके कर रहे हो ना। कितना बड़ा लीकेज कम हो गया है। आज ब्लिंकिट और इन सब ऐप्स के जरिए आपको तुरंत खाना मंगाना है, या आपको कोई भी अपनी ग्रोसरी मंगानी है, आप तुरंत बैंगलोर में ही आते हो ना, तुरंत ग्रोसरी मंगा सकते हो। अब ऐसा तो नहीं इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं कनेक्टेड है, वो 10 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से कनेक्ट करके स्टोर हाउस कर रहा है। सो द इकोनॉमी इज चेंजिंग, इट इज बिकमिंग मोर फॉर्मल, न्यू एंटरप्राइजेस आर कमिंग इन। दैट्स व्हाई द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर has kept the vision and लक्ष्य to be a developed country by 2047. We have to continue to grow at more than 7% for 2 decades to come. तो थोड़ी कर्नाटक की बात भी कर लेते हैं। कर्नाटक में एक शहर है बेंगलुरु, आईटी हम मानते हैं, बेस्ट से बेस्ट स्टार्टअप है। वहाँ पे एक एरिया है एचएसआर लेआउट करके, जी, मैं भी रहा हूँ बैंगलोर में बहुत। छोटा सा एरिया है, 12,000 स्टार्टअप है सर वहाँ पे। पर आप दूसरे शहरों में चले जाओ, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लोगों को वेलकम करती है कि तुम आओ अच्छे से बिजनेस करो, सब कुछ करो। बट दूसरे स्टेट्स में देखा जाए तो ये सुविधाएं थोड़ी कम लगती है और स्टार्टअप का माहौल थोड़ा कम है। देखिए, अगर आपको बैंगलोर हैज़ ऑलवेज गॉट एन हिस्टोरिकल एडवांटेज, क्योंकि हिस्टोरिकली बैंगलोर जो था वो आईटी सिटी के रूप में जाना जाता था। अब वो मोनोपोली जो है वो थोड़ी बहुत तेलंगाना में, हैदराबाद की तरफ में भी आई है, चेन्नई में भी आई है, पुणे भी बिल्ट हो रहा है। अब बैंगलोर में एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बिल्ट हुआ है। परंतु अगर आप इसमें इंदौर से आता हूँ, इंदौर में भी आप देखेंगे जितने 10 साल पहले स्टार्टअप थे उससे 100x स्टार्टअप्स इस वक्त है। तो एक देश भर में एक स्टार्टअप का कल्चर बिल्ट हुआ है जिसमें लोग अपनी कंपनीज खड़ी करने चाहते हैं। 1 लाख से ज़्यादा अगर हमारे नए स्टार्टअप्स आए हैं। अब एक वर्ल्ड ओवर ऐसा रहता है कि आउट ऑफ 10, 6 to 5 स्टार्टअप्स जनरली फेल, व्हिच इज़ देयर। तो हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये लाइफ का ही नियम है। बट बैंगलोर में हमेशा से इकोसिस्टम रहा है स्टार्टअप्स के प्रति। ये अगर आप देखेंगे पास्ट में भी आईटी कंपनीज आई हैं, इसको बूस्ट अगर किसी ने दिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया, मैं मानता हूँ। अगर आप डेटा कहेंगे 2014 के पहले हमारे यूनिकॉर्न्स रेयरली एनी यूनिकॉर्न्स थे। आज दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं वो टॉप 3 कंट्रीज में हम आ चुके हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब पहले आप बच्चा क्या कहता था, ये सरकारी नौकरी कर दे। अगर आज बच्चा अपनी माँ को बोले कि मम्मी मैं स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, कोई लुक डाउन नहीं करेगा सोसाइटी में। ये जो एक साइकी का चेंज आया है, ये बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, फिर एक देश एक चुनाव की बात भी कर ही लेते हैं, अपन इतना बात कर ही लिया है तो। ये तो आज़ादी के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की बात थी, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 10 साल से ज़्यादा तक नेहरू जी ने एक देश एक चुनाव ही किया था। एक देश एक चुनाव तब हटा था जब इंदिरा गांधी जी को लगा था कि भई अब मुझे सत्ता को गिराना चाहिए, और डीएमके की या किसी और की सरकार उन्होंने गिराई थी, और उसके बाद जाके उन्होंने ये प्रणाली को तोड़ा था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन का विज़न वन नेशन वन इलेक्शन रहा है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन को बनाना चाहते हैं। बट एज़ आई सेड कि ये क्रॉस कंसेंसस और पार्लियामेंट के कंसेंसस से ही पास होगा। हर जो चीज़ हम पास करते हैं पार्लियामेंट के कंसेंसस से ही इवेंचुअली पास होता है। बट क्या-क्या फ़ायदा होगा? चलो वन नेशन वन मैं इलेक्शन आपको होता है, बता क्या रहा हूँ। फ़ायदे होंगे? फर्स्ट है कि आप इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पिछले 50 साल के अंदर अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, सब ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल स्पिरिट रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमारे देश के अंदर, जैसे यूएस के अंदर भी आप 4 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, तो एवरी पार्टी शुड गेट अ रन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। कि भाई मान लो आप यूपी में इलेक्शन है, आप 5 साल तक जो है आप यूपी के अंदर चुनाव लड़ो। दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, तीसरे स्टेट में क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे आपका काम करने का तरीका, पॉलिसीज इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जनता का पैसा सेव होगा। और पॉइंट नंबर 4 इज अगेन जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर जगह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है। तो जो मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो उसके कारण कई जगह डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई एक साथ इलेक्शन में, भाई उड़ीसा का चुनाव इतने समय से एक साल हो रहा है, एक साथ हो रहा है। आंध्र प्रदेश का चुनाव इतने समय से एक साथ हो रहा है। आप उसका उठा के देख लीजिए कि किस तरीके से ऑल्टरनेट वर्डिक्ट आती है। अच्छा, थोड़ी-सी मेरे को इसमें क्यूरियोसिटी आ रही है कि ना आप बोल रहे हो कि अपन को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट भी हो सकता है क्वेश्चन, बट डेमोग्राफिक बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब लेफ्ट ऊपर चले जाओ, राइट चले जाओ, नीचे आ जाओ, अब पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। सरकार आप लोगों की है, सब कुछ पावर आप लोगों के हाथ में है। फिर भी अगर इंडिया में आने वाले 15 सालों में ये डेमोग्राफिक चेंज हो गया, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, 2 बातें हैं। इसके बारे में मंथन चल रहा है, इसके बारे में मंथन चल रहा है, और बहुत सीरियस मंथन चल रहा है। डेमोग्राफी बदलेगी
एक वो पहलू है, एक डिस्प्रपोर्शनेट डेमोग्राफी बदल रही है, वो चिंता का विषय है। हम्म, और उस चिंता के विषय पे हमें ये सोचना पड़ेगा। देखिए, हम एक फेडरल कंट्री में रहते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी है और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी रहती हैं। तो यूनियन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती और स्टेट के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, दैट इज हाउ वी एनविजन्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो हमें ये सोचना होगा एज अ कंट्री कि भाई हम आने वाले 40 सालों में जब कुछ इलाके हिंदू माइनॉरिटी होंगे, उसके बारे में हमारी थिंकिंग क्या होगी, उसको हम रोक कैसे सकते हैं। इसमें सरकार खुद कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसमें समाज को भी चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये समाज का निर्णय है। और अगर आप देखेंगे, जो कई कई जगह वर्डिक्ट्स आई हैं, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के कई इलाके वेस्टर्न यूपी के, जहाँ कहा जाता था बिना मुस्लिम वोट के आप जीत नहीं सकते, फॉर एग्जांपल सीट लाइक मेरठ, वहाँ भी हम पूरी तरीके से जीते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। अगर डेटा वाइज आप देखेंगे, यूपीएससी की स्कॉलरशिप जितनी इस सरकार में मुसलमानों को मिली है, पिछली सरकार से ज़्यादा मिली है। 27% मुसलमानों की भी आय सरकार में बढ़ी है, हिंदुओं की भी आय 10% से ज़्यादा बढ़ी है, पिछली सरकार से ज़्यादा। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। पर मैं आपसे मानता हूँ और एग्री करता हूँ कि ये एक चिंता का विषय है और इसमें एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है और सरकार भी इसके बारे में चिंता कर रही है। थोड़ा सी वापस एक और यूनिवर्सिटी आई है कि जब सब कुछ सही चल रहा है कि अगर माइनॉरिटीज वाले वोट भी दे रहे हैं। नहीं, माइनॉरिटीज़ हमको वोट कहाँ दे रहा है? हमने काम उनके लिए किया है, पर हमको माइनॉरिटी का 10% वोट मिलता है, ये सच्चाई है। डिस्पाइट डूइंग ऑल द वर्क, तो हम तब भी अपना काम तो ये करते डेटा हैं। कैसे पता चलता है कि 10% ही वोट मिलता है? ये एक अप्रॉक्सीमेशन, जितने भी आप अखबार अगर उठा के देखेंगे, जितने भी मीडिया के फ्रेटर्निटी के लोग और एनालिस्ट लिखते हैं और पढ़ते हैं, अलग-अलग अखबारों में जो चुनावों को देखते हैं, वो ऐसा हर चुनाव के बाद ये कंक्लूजन एनालिसिस करके करते हैं कि मुसलमान वोट एकजुट कांग्रेस पार्टी को पड़ता है। सोशल मीडिया पे भी जितने हम वीडियोज़ देखते हैं, उस वीडियोज़ से भी हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, देखते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई कितना काम करने के बाद भी कई जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, वो जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं। ये मुस्लिम समाज को ही सोचना चाहिए कि उसको विकास को चुनना है कि उसको तुष्टीकरण को चुनना है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम सेवा संघ करके एनजीओज़ का ग्रुप है। उसने एक लेटर निकाला है कि हर मुसलमान को सिर्फ़ महाविकास अघाड़ी को ही वोट करना चाहिए। अब मुझे बताइए, कोई अगर ऐसा लेटर निकालता है, क्या ये कम्युनल नहीं है? ब्लेटेंटली कम्युनल है। क्या हमने कोई मुसलमानों के लिए काम, ऐसा एक काम बता दीजिए इसमें हिंदू को मिलाओ, मुसलमान को नहीं मिलाओ। एक काम मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं बता सकता। पर हाँ, हमने धर्म देख के कोई भी काम नहीं किया है। तो ये मैं मानना चाहता हूँ आपसे। तो दिक्कत है ये, मैं मानता हूँ। और ये मुस्लिम समाज को ही सोचने की ज़रूरत है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स का तो जन्म वहीं से हुआ, कांग्रेस पार्टी से हुआ। जब कांग्रेस पार्टी ने बोला हमको मुस्लिम वोट को एकजुट करो, जब 70 साल तक किसी वोट बैंक को आपने आदत दे दी तुष्टीकरण की, तो कुछ समय तो लगेगा उसको विकास को चुनने में। पर जैसे अगर दूसरी अपोजिट पार्टी है तो वो क्या ये समझ नहीं रही अगर वो लोग हिंदू है ज़्यादातर? मैं मानता हूं कि आज हम एक ऑपोजिशन पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं जिनको बैक जो फोर्सेस कर रही हैं वो देश हित में नहीं है। जो ऐसी फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल, आपने कभी सोचा है कि यासीन मलिक की बीवी, यासीन मलिक जो एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, जो कश्मीरी हिंदुओं का कातिल है, जो जस्टिस गंजू का कातिल है, जिसने ने कश्मीरी पंडितों को पलायन करवाया वैली के अंदर से, आज हमारी सरकार के अंदर वो कन्विक्टेड है तिहाड़ जेल के अंदर। ही इज कन्विक्टेड ऑफ टेरर और डेथ सेंटेंस है। यासीन मलिक आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज वो कल ही राहुल गांधी को पत्र क्यों लिखती है उसकी बीवी, जो एक आईएसआई की एसेट है, कि राहुल गांधी जी आप कुछ मदद करिए, यासीन मलिक पीस का मसीहा हो सकता है और पाकिस्तान के पीस को सॉल्व कर सकता है। व्हाई व्हाई इज इट दैट? आपको सोचने की व्हाई इज दैट कि गुरपन सिंह पन्नू जो डेजिग्नेटेड खालिस्तानी टेररिस्ट है, वो ओपन सिख फॉर जस्टिस के अंदर एक स्टेटमेंट निकालते हैं कि दे अग्री विथ राहुल गांधी स्टेटमेंट। व्हाई? और ये सब चलिए है तो क्यों हमारी विपक्षी दल इसको अपोज नहीं करता है? ये सोचने की जरूरत है। जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने क्यों सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी? ये सोचने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट इट्स कोर। Earlier, Congress was an opposition to us. Today, it is the front of the Tukde Tukde gang, and I say that with lot of sincerity and responsibility. Example एक और दूंगा। प्रियंका वाड्रा चुनाव कहाँ से लड़ रही है? वायनाड से चुनाव लड़ रही है। वायनाड में कितना प्रतिशत माइनॉरिटी मुस्लिम वोट है? 30-35% माइनॉरिटी मुस्लिम वोट है। वहां पे जमात इस्लामी करके कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रियंका वाड्रा को बैकिंग करी है, जिसको सीपीएम तक ने अपोज किया है।
कांग्रेस एक ज़माने में एक मेन स्ट्रीम पार्टी हुआ करती थी। आज एक फ्रंट बन चुकी है रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में आती है, पीएफआई बैन का विरोध करती है। पीएफआई का आउटफिट वही है जो रेडिकल टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर पाया जाता है। जब रामेश्वर कैफ़े ब्लास्ट होता है, कांग्रेस के नेता पहले जाके बोलते हैं, "नहीं, नहीं, 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 ये तो नॉर्मल ब्लास्ट है।" फिर जाके जब एनआईए आती है तो बोलते हैं, "हाँ, एक्ट ऑफ टेरर है।" ये सोचने की ज़रूरत है। तो मैं नहीं मानता कि वी आर फाइटिंग एन ऑपोजिशन पार्टी। We are fighting a party which is a front of forces which want to divide our Hindu society, and that they want a policy in India which is weak on terror. And Modi represents strong policy on national security. पर मेरा सवाल यहाँ पे वापस यही आ रहा है कि जब जो अपोजिशन पार्टी है उसमें बहुत सारे हिंदू हैं, सब नेता हिंदू ही हैं, बट वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी। बट जब वो जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, तो ये जो नेता है, वो तो उनमें ही कन्वर्ट हो जाएँगे ना, क्योंकि वो वोट हिंदुओं को क्यों देंगे फिर? तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही इन लोगों को क्या? देखिए, नेता कितने भी एक पार्टी में अल्टीमेटली मैटर करता है कि पावर सेंटर एक पार्टी का कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी का पावर सेंटर आप हैं। तो अगर 10 लोगों की 10 आइडियोलॉजी होगी, वो कंपनी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अगर वो कोई चरम सीमा पे क्रॉस हो जाएगा तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाएगा। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को नेहरू गांधी परिवार चलाता है, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के लोग चलाते हैं। उसमें कितने भी लोग हों, अल्टीमेटली उनको कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के हिसाब से समझना पड़ेगा, उनकी आइडियोलॉजी से करना पड़ेगा। और उनकी आइडियोलॉजी ब्लेटेंटली कम्युनल है, ये हार्ड फैक्ट है। और जो कांग्रेस के नेताओं का ज़मीर जागता है, वो कोई भाजपा जॉइन कर लेते हैं, दूसरी पार्टीज़ को जॉइन कर लेते हैं। सो प्रदीप जी, आप देखो आजकल देखो सब जो बात कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि सनातन धर्म के नाम पे वोट बैंक की वसूली की जा रही है। तो क्या बीजेपी को सनातन धर्म को छोड़ते हुए इसके अलावा कोई मुद्दा एड्रेस करना चाहिए देश के लिए? देखिए, पहले तो मैं वसूली शब्द को मैं कहता हूँ, ये वसूली शब्द सही नहीं है। आप देश में 2011 में जाइए, एक बिल आया था जिसका नाम है कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें ये कहा गया था, आप उठा के देखिएगा, जिसको लाने का प्रयास किया गया था कि अगर कोई भी दंगा होगा और अगर अभिषेक और मोहसिन के बीच में दंगा होता है, तो अभिषेक ही हमेशा एक्यूज्ड होगा। ये देश की सेक्युलर फैब्रिक के ऊपर सबसे बड़ा छलावा था, जो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। तो एक समय में देश में ये पॉलिटिक्स चला करती थी। अब मुझे बताइए, ये देश सेक्युलर और डेमोक्रेटिक क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये देश हिंदू मेजॉरिटी देश है। आपके आस-पास आप उठा के देख लीजिए, आप अफ़गानिस्तान देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, जो भी देश हिंदू मेजॉरिटी नहीं है और जो मान लीजिए इस्लामिक धर्म के हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेके जाता है, वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है? तो सनातन धर्म का रहना, प्रॉस्पर होना भारत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। राइट। और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे साथ अभी दिल्ली में पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप चले जाइए मुर्शिदाबाद, जहाँ 70% आबादी माइनॉरिटी की है, जहाँ हिंदू जो है वो 30% भी नहीं है। आप चले जाइए सीमांचल बिहार के इलाके में किशनगंज। अब आप मुझे बताइए, मलप्पुरम और इन सब इलाकों में जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, 70 साल से 99% क्यों सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं जीता है, सिर्फ मुस्लिम जीता है? क्यों धर्म के आधार पे वोट हो रहा है? तो धर्म के आधार पे वसूली करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, जब उसने बोला कि भाई मुस्लिम वोट को एकजुट करेंगे और हिंदू वोट को बांटेंगे। जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, हिंदुओं में भी जातियां हैं पर मुसलमानों में भी उतनी जाति है, पर क्यों नहीं ये बात करते कि भाई जाति मुसलमानों का भी कास्ट सेंसस होना चाहिए? नहीं बात करेंगे, राइट। क्योंकि उनकी मंशा है हिंदू धर्म को जातियों में बांटने की। और ये तथ्यात्मक रूप से इतिहास में कहा गया है, किसी भी ब्रिटिशर की आप उठा के देख लीजिए कि जब ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू सोसाइटी को बांटा था और उसके कारण उन्हें रूल किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप एक बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब है जिसका नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आप उसको पढ़िए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, हम मानते हैं कि हमें सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा डीएनए है। अब इसका क्या ये मतलब है विकास नहीं हो रहा? अयोध्या का एग्जाम्पल दूंगा। अयोध्या में रिकॉर्ड 1-2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। जब वो टूरिस्ट अयोध्या में आए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का डेवलप नहीं हुआ है? जब वो रोड बनी है तो क्या मिठाई वाले दुकान के यहाँ पे सेल नहीं बढ़ी है? जब एक यूपीआई आया है तो यूपीआई से क्या डिजिटल इकोनॉमी नहीं बढ़ी है? तो इट्स एन इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी। और वर्ल्ड बैंक के बाकी एजेंसीज बेवकूफ नहीं है कि जब हमको फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में पहले कहती थी, आज टॉप 5 इकोनॉमी में कह रही है। तो धर्म विकास साथ में जाता है, संस्कृति और विकास अलग नहीं जाता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हुआ? उनने बोला कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर अमेरिकन आइडेंटिटी, दैट इज व्हाई रिपब्लिकन सब स्विंग स्टेट्स जीत गए। सो इट इज ऑल ओवर, दैट इज द प्रिंसिपल, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कोर।
तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अभी जस्ट इलेक्शन हुई है, तो वहाँ पे हम क्यों नहीं आए पूरे? देखिए, वैली के अंदर हम कभी भाजपा का कोई पॉकेट वोट नहीं था। अगर आप देखेंगे, ये बहुत हिस्टोरिक इलेक्शंस हुए 2 तरह। ये पहली बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भारत के संविधान पे शपथ ली है और भारत के तिरंगे का सम्मान किया है। कोई 2 फ्लैग 2 संविधान नहीं। ये है मोदी जी का सक्सेस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे ज़्यादा सीटों पे बीजेपी लड़ी थी, 62 सीट्स पे। एनसी 51-52 पे लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी 30 सीट्स पे लड़ी थी। कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम जगह से ही वोट मिला था। हम जम्मू स्वीप करे थे। वैली में हमको मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पे भी हम नंबर 2 पे आए, जहाँ 98% मुस्लिम्स हैं। तो हमारा कभी भी कश्मीर के अंदर बेस वोट नहीं था। कोई भी चुनाव जीतने के लिए आपको एक बेस वोट चाहिए रहता है और उसके बाद आपको फ्लोटिंग वोटर उसमें ऐड करना पड़ता है, तब जाके आप विनिंग कॉम्बिनेशन में आते हैं। राइट। तो समय लगेगा, हम वैली के अंदर भी वोट लेके आएँगे। तो वेस्ट बंगाल की बात भी कर ही लेते हैं कि अगर उधर देखा जाए तो उधर भी आज ऐसी हालत है जैसे बिहार पहले था। उससे बदतर हालत है। आप देखिए, मैं नहीं कह रहा, आप कोर्ट्स की जजमेंट उठा के देखिए, आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर क्या हुआ था। पूरा प्रशासन लग गया था एक्यूज को बचाने के लिए, फिर जाके सीबीआई को स्टेप इन करना पड़ा, हाई कोर्ट को स्टेप इन करना, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वी हैव नॉट सीन सच अ बॉचअप इन्वेस्टिगेशन इन द लास्ट 30-40 इयर्स। इट पेन्स मी व्हेन आई टॉक अबाउट दीस इश्यूज। बंगाल में 2021 के बाद में पोस्ट पोल वायलेंस होता है, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट बोलता है कि बंगाल में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ द रूलर। हम इतने डेमोक्रेट है, स्टिल वी इंश्योर दैट ऑल थ्रू डेमोक्रेटिक मींस एवरीथिंग गोज ऑन। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम खालिस्तान की बात कर रहे थे, मेरे को जस्ट एक वापस सवाल आया, खालिस्तान क्या एक ऐसा प्रोपोगंडा है कि किसी के थ्रू फंडिंग हो रही है या इसको बिल्कुल अलग देश बनाने के नाम पे ये लोग देखिए, नया काम कर जो रहे हैं? ये सिख फॉर जस्टिस है, ये पन्नू है, ये सब आतंकवादी जो हैं, ये देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, इनका विज़न है खालिस्तान, ये कभी इनकी दुनिया में कभी सक्सेसफुल नहीं कर सकते, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। पर इश्यू क्या है कि ग्लोबली इन लोगों को कुछ लोग शरण देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी प्रयास किया गया था। आज आप एक चीज़ को एक्नॉलेज करोगे कि पाकिस्तान डी-हाइफ़नेट हो चुका है ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस में इंडिया से। आज आप कोई इंडिया पाकिस्तान करके बात नहीं करता है। आइदर इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया इंडिया यूके, इस तरीके से बात करते हैं। तो आज हमने पाकिस्तान के टेरर को भी आइसोलेट कर दिया है एंड आज हमने पाकिस्तान को ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशन से इंडिया से कंप्लीटली, इट्स अ फेल्ड नेशन, वी आर अ सक्सेसफुल नेशन। कुछ नेशंस जो सोचे, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको लग रहा है कि वो खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देने का प्रयास कर रहे हैं और उससे वो कुछ कोट अनकोट अपना ऑब्जेक्टिव कर अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नोबडी शुड ट्राई टू थिंक ऑफ बीइंग द पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट। सबका साथ सबका विकास का नारा हमेशा लगता है, क्या एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में ये हो रहा है? भाई, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए, 2 लोग तरीके के लोग होते हैं। एक जो ग्लास को हाफ फुल देखते हैं, एक हाफ एम्प्टी देखते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरे तरीके से ग्लास को फुली देखते हैं, पानी और हवा को मिला के। दैट इज़ हिज विज़न। अब मुझे पता है कि आप मेरे से हमेशा हर चीज़ पे एग्री नहीं होंगे। मैं चाहता भी नहीं हूँ एग्री हो, डेमोक्रेसी के अंदर स्वाभाविक है चीज़ होना। बट मैं एक डिस्पैशनेट क्रिटिसिज़्म चाहता हूँ कि आप बताइए कि कौन-सी चीज़ हमने नहीं कही। हमने अपीज़मेंट नहीं किया है, हमने सबका साथ सबका विकास की एग्ज़ाम्पल दूँगा। जब हमने घर दिए, तो क्या हमने बोला कि भई इस जाति को घर नहीं, उस जाति को घर नहीं, इस धर्म को नहीं, सबको मिले? आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा घर हमारे उसमें बने। एट नंबर 2, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, जो इन्फ्लेशन आज की स्थिति में कांग्रेस से कम है। नंबर 3, टैप वाटर कनेक्शन कांग्रेस पार्टी 2.5-3-4 करोड़ लोग तक ही पानी का पहुँचा पाई थी, हम 8-10 करोड़ लोगों तक पहुँचा पाए। सोचिए, 70 साल तक आप घर-घर में पानी तक नहीं पहुँचा पाए, इससे बड़ा क्या इश्यू हो सकता है? नंबर 3, आज ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर हमारी रैंकिंग ऊपर है। नंबर 4, अगर आप डिप्लोमेसीज़ में देखेंगे, तो आप मुझे ये हर व्यक्ति मानेगा कि आज इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 5, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हिंदू को मिल रही है, मुसलमान को नहीं मिल रही है, सब में मिल रही है। नंबर 7, इस देश के अंदर अगर आप देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर कोई देश की तरफ आँख उठा के देखता है, उसको मुँह-तोड़ जवाब दिया जाता है। सो प्लीज़ टेल अस वेयर हैव वी फॉल्टेड? वी हैव आई बिलीव दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रन द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड मोस्ट डेवलप्ड गवर्नमेंट टिल डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हाँ, मोदी जी को आप ब्रोबीट नहीं कर सकते, वो प्रेशर पॉलिटिक्स उन पे नहीं चलती है। सबसे बड़ा काम मतलब आपको क्या लगता है, मतलब एज़ ए स्पोक्सपर्सन, मतलब सबसे बड़ा काम मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है जो बहुत सुपर हाइलाइटेड है? मेरे हिसाब से 3, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है, जो सबसे ज़्यादा अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने निकाला है। 2, राष्ट्रीय सुरक्षा पे आज कोई भी आतंकवादी देश की तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता है। आज अगर देश की तरफ कोई आँख उठा के देगा, तो उसपे सर्जिकल स्ट्राइक होगी, उसपे बालाकोट एयर स्ट्राइक होगी। दैट इज़ पॉइंट नंबर 2, आज राष्ट्रीय सिक्योरिटी पे कोई। नंबर 3, आज हमारी सनातन संस्कृति जो है, उसका अपमान नहीं हो सकता है। आज प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर भी बना है और आज जो है पूरे देश में अगर आप
एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, कोई भी बात को आप कहेंगे तो उसमें आपको नीचे लुक डाउन करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कांग्रेस काल के अंदर हुआ करता था। एंड पॉइंट नंबर 4, आज जो हम डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी के अंदर हैं, अगर हम इसी डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी पे चले तो हमको डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आने वाले 5 सालों में हम कहाँ होंगे? आई थिंक हम टॉप 3 इकोनॉमीज में होंगे दुनिया के, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। हम 10-11वें नंबर पे थे यूपीए के समय, अब टॉप 5 में आ चुके हैं। आई बिलीव वी विल बी ऑन द नंबर टॉप 3 इकोनॉमीज इन दिस कंट्री, व्हिच मीन्स दिस एरा, इवेंचुअली दिस सेंचुरी विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया। दीज आर 4 पीपल। एंड आप देख के रखिएगा, वी विल आल्सो सरपास चाइना इन द ईयर्स टू कम, बिकॉज़ वी आर अ डेमोक्रेसी, चाइना इज नॉट। एग्जाम्पल दूंगा, अभी जो है आपने एक चीज देखी कि जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट हुआ चाइना के साथ में, वी डिड नॉट गिव इन टू चाइनीज फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स। हमने बात भी नहीं करी, हमने बोला फर्स्ट डिसएंगेजमेंट, म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट हुआ, विच इज अ वेरी बिग थिंग। दिस टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ नरेंद्र मोदी, दैट इवन अ चाइनीज जो बाकी सब में अपना लैंड ग्रैब करने का प्रयास करता है, हिंदुस्तान का 1 इंच तक नहीं ले पाए। हिंदुस्तान ने अगर हिस्टोरिकली सबसे बड़ी गलती करी थी, वो नेहरू जी के समय करी थी, जब उन्होंने यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को गिफ्ट कर दिया था चाइना को। क्या लगता है आपको, इंडिया में अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मैं आज सुबह कैब में आ रहा था, तो कैब ड्राइवर बोल रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और नितिन डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, हम ये बात करेंगे। बोला सर ये बात करना, वो बात करना, वो भी बोल रहा था, बट वो बोल रहा था कि आज मैं कुछ बोल दूं अगर अपने मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दूं, तो मेरे को ही 4 डंडे लगा के क्या लोग मेरे नाम को था अंदर कैब कर ड्राइवर देंगे। का? हिंदू ही था। हाँ नहीं, हिंदू मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ, नाम ना करके थी। नाम मैंने नहीं पूछा क्या उनका। वो पहले उसने, नहीं मैं इसलिए बताऊँ, जनरली मैं पिछले 8-9 सालों से ये एक्सरसाइज करता आया हूँ। हाँ। तो जब भी कोई व्यक्ति ओपिनियन बनाता है, तो वो व्यक्ति ओपिनियन अपने इंडिविजुअल बायस के हिसाब से बनाता है। मैं कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हाइपोथेटिकली आपका जो कैब ड्राइवर हो 3 बार से कांग्रेस का ही वोटर हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता है कि हम लोग जनरली क्या अपने ओपिनियन बना लेते हैं बेस्ड ऑन हम आसपास किससे बात कर रहे हैं। इट इज अ बिट लॉजिकल ह्यूमन फिलोसफी। मैं अपनी ओपिनियन बनाना चाहता हूँ डेटा के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा ही मैटर करता है। अब फैक्ट्स क्या है ब्रदर? आज जितने भी टॉप एंटी यूट्यूबर्स हैं इस देश के अंदर, जितने भी हमारे को गालियां बकते हैं, क्या उनमें से सबकी व्यूअरशिप इसी बात पे आती है कि वो उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं? क्या हमने उनमें किसी पे अभी तक कोई बड़ा केस किया? नहीं, और गलत करेंगे तो जरूर करेंगे, पर नहीं किया। वहीं उन्हीं में से एक जर्नलिस्ट जो है, वो केसी वेणुगोपाल के बारे में छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं हरियाणा चुनाव पे, उन पे तुरंत केस हो जाता है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी लागू करी थी, 1200 लोगों को जेल के अंदर डाला था। यही सच्चाई है। कर्नाटका के इस तेलंगाना से किसान राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। सो ये जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, आप गूगल करिएगा किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए हुए हैं। तो दुनिया, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हो उसमें फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच कौन लेके आया था? नेहरू जी लेके आए थे। नेहरू जी ने बोला था एब्सोल्यूट बोलने की आजादी नहीं है। मेरे हिसाब से जितना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के समय बोलने की आजादी है, उतना कभी नहीं है। ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप एक व्यक्ति, किसी को यूट्यूब पे बोलना है यूट्यूब पे बोले, किसी को टीवी पे बोलना है टीवी पे बोले, किसी को ट्विटर पे बोलना है ट्विटर पे बोले। हम विंडिक्टिवनेस के हिसाब से केसेस नहीं करते। पर हाँ, अगर आप झूठ बोलोगे और आप एंटी नेशनल एक्ट करोगे, तो उसका तो हम समर्थन नहीं कर सकते। हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच शर्जील इमाम नहीं है जो कहेगा कि असम के टुकड़े भारत से अलग कर दूं। राइट। हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच उमर खान जैसे लोग नहीं है जो यूएपीए के अंदर सबसे बड़ी यूएपीए के अंदर दिल्ली दंगों में मेन एक्यूज रह चुके हैं और अभी तक 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे रह रहे हैं। आपको क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को, करिए, परंतु देश की यूनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट इज फ्री स्पीच। नॉट अस, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ अस टू एक्सेप्ट दैट इज फ्री स्पीच। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई डोंट थिंक एंड आई कैन डिबेट दिस विद एनीबॉडी। फॉर एग्जाम्पल इन हरियाणा, आप लोग ने क्या, सब लोग ने चलाया मोदी जी का वो बीजेपी नुकसान में हम 240 लेके आए, वो 99 लेके आए, डबल डिजिट। कांग्रेस पार्टी 40 साल में 100 सीट नहीं लेके आएगी। हमारी इनकी 2014, 19 और 24 की कांग्रेस की सीट टोटल करोगे तब भी 240 नहीं आएगी। तब भी राहुल चाणक्य ऐसा सब उनके चाटुकार पत्रकारों ने कहा। हरियाणा चुनाव में हर नैरेटिव आप लोगों ने हमारे अगेंस्ट चलाया, हम चुनाव का नतीजा जीते।
जनता ने आप सबको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, यदि है जमीन पे मोदी, तब भी 60वीं बार जो है वापस से राहुल जी के चाटुकार और उनकी कोटरी मीडिया जो है राहुल गांधी को पॉलिटिकल चाणक्य बोलने का प्रयास करेगी। ये मीडिया को सोचना चाहिए कि 2003-4 से लेकर अभी तक राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी का अगर सरनेम राहुल गांधी नहीं होता और कोई दूसरा नेता होता, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती? एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई पॉलिटिकल माई बाप नहीं है, वो अपनी मेहनत से पहुंचे और आप लोग उनको हर एक छोटी से छोटी चीज पे ऐसे टेस्ट पे रखते हैं। So media is absolutely biased against the honorable prime minister is what I have firm belief on. Because one election we do here and there, you say, oh, मोदी मैजिक गया, मोदी मैजिक गया। एक आदमी 50 सालों से 55 चुनाव पिछले 20 सालों से 25 सालों से 55 चुनाव हार चुका है, तब भी उसको ही इज कम बैक, ही इज कम बैक, ही इज कम बैक। अरे इतने कम बैक तो दुनिया में किसी ने करने का प्रयास नहीं किया होगा, फेल हो गया होगा जितना राहुल जी ने किया है। क्यों? वो खुद भी नहीं करना चाहते, मीडिया के लोग करवाना चाह रहे हैं। हाँ। सो वेयर और व्हाट एल्स डू यू नीड फ्री स्पीच? और क्या चाहिए? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो वी नीड टू बी डिस्पैशनेट। हाँ, कुछ पत्रकार या कुछ ऐसे लटेंस के लोग हैं जो पत्रकारिता के भेष में नेतागिरी कर रहे हैं। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअल नेतागिरी करनी करो। वो चाहते हैं कि जैसा वो सोचे वैसा देश सोचेगा। दिक्कत लोगों को यही है कि अब देश की जो देश का नैरेटिव ये लोग कोई 4 लोग बैठे दिल्ली के अंदर नहीं निर्धारित कर सकते। देश का नैरेटिव देश की जनता निर्धारित करती है। अच्छा, नेशनल स्पोक पर्सन की क्या मतलब उनको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं? मतलब ऐसे कुछ अलग बेनिफिट देती है गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप राजनीति में कोई बेनिफिट देखने के लिए नहीं आते। आप राजनीति में आते हो सेवा करने के लिए और अपने लीडर और पार्टी से इंस्पायर होते हो और उसकी आइडियोलॉजी में अगर आप विश्वास रखते हो, तो आप देश सेवा का माध्यम होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग सेवा का माध्यम होता है। आप अपने पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को आप लोगों को अवेयर करा रहे हैं, आप लोगों को रोज़गार दे रहे हैं अपनी कंपनी में, वो भी एक देश सेवा का रूल है। राजनीति में लोग पॉलिसीज़ में आते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं जो देश हित के लिए आगे बढ़ती है। दैट इज़ हाउ इट इज़ देयर। राष्ट्रीय प्रवक्ता का काम ये होता है कि वो अपने पार्टी का पक्ष तथ्यों के हिसाब से रखे और वो मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो वो इस पोजीशन पे कैसे पहुँच सकते हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, सबकी जर्नी अलग होती है। एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट जर्नी और मैं कहता हूँ बनने के बजाय जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं करने में फ़ोकस करना चाहिए। मैं जब 12-15 साल पहले दिल्ली आया था, मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स और थिएटर का स्टूडेंट जो है जर्नलिज़्म और सिपोलॉजी करूँगा। मैंने अपनी सिपोलॉजी की कंपनी खड़ी करी, मैंने जर्नलिज़्म करा और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से इंस्पायर हुआ, मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली काम करने के लिए और मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो लाइफ़ को आप प्लान नहीं कर सकते, लाइफ़ में आप टास्क को प्लान कर सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ को कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, पर लाइफ़ को जिया जाता है। मेरे को लगता है कि आपने शायद त्रिपुर में बीजेपी की जीत में प्रेडिक्शन कुछ की थी उस टाइम। इसमें बात कर सकते हो, उसमें आपको कांग्रेस ने मोड ऑफ सीपीएम ने मुझे करा था क्योंकि फिर वो केस जो है मैंने सीपीएम के गौतम दास जी उनकी डेथ हो गई है उन पे केस करा था, वो केस हार भी गए थे डिफेमेशन का। तो मेरे यही अगर आप कांग्रेस या सीपीएम में किसी के खिलाफ, जब मैं जर्नलिज्म भी में भी था और सिफोलॉजी में भी था, खुल के कुछ भी कहो तो वो आप पे केस कर देते तो हैं। आपको क्या लगता है आज आप खुल के बात कर पाते हैं? जैसे आपका खुद का चैनल है आज तो। मैं तो नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, बीजेपी हूँ, जितना खुल के बात करना चाहता हूँ करता हूँ। हर पार्टी का व्यक्ति जो है खुल के ही बात करता है हाँ। और हर मीडिया वाला भी आज खुल के ही बात करता है। मैं कह रहा हूँ भैया कौन खुल के नहीं बात कर रहा है? हमको तो आप उठा के देखिए कि हर व्यक्ति जो है खुल के बात कर रहा है। पर आप देश की अखंडता और उसके खिलाफ तो नहीं बात करोगे। आप फेक न्यूज़ चलाओगे तो उसपे तो कार्रवाई होगी ना। रूल के हिसाब से कि नहीं कुछ भी बोल दो। अगर आपका मैं कैरेक्टर असैसिनेशन करूँ और आपके पास राइट तो है कि उसके खिलाफ कोर्ट में लीगल रिकोर्स करने जाना ना। एवरीबॉडी हैज़ द फ्री स्पीच, एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू रिकोर्स, लेट इट अप्लाई। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो दूसरी पार्टी है उन्होंने मतलब देश के राष्ट्र के हित में ज़्यादा काम नहीं किए, या फिर अर्थशास्त्री जी मतलब जो मनमोहन सिंह जी थे उन टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि हमारी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ इश्यूज़ पे, मैं नहीं कहता कि हर सरकार काम करती है। मैं अब एक बड़ी लार्जर बात कर रहा हूँ। जब से सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की कमान सँभाली है, कांग्रेस पार्टी का पूरा रवैया सॉफ्ट ऑन टेरर रहा है। सॉफ्ट ऑन टेरर। टेरर व्हिच मीन्स कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट सपोर्ट आतंकवादियों को करने का प्रयास करती है या एक ऐसे लोगों को करने का प्रयास करती है जो आतंकवादियों को पीछे से सपोर्ट देते हैं। पॉइंट नंबर 1, बटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था जो आतंकवादी थे। क्यों उस वक़्त सलमान खुर्शीद ने बयान दिया था कि सोनिया गांधी के आँखों से आँसू आ रहे हैं बटला हाउस के एनकाउंटर को देख के। बटला हाउस के आतंकवादी तो आतंकवादी थे ना? क्या उसके बाद उन्होंने सच क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए था। क्यों ऐसा था कि 26/11 की आतंकवादी संगठना को आरएसएस की साजिश कहा गया था? दुनिया जानती थी कि कसाब आतंकवादी पाकिस्तान से। क्या किया हमारी सरकार ने? कुछ नहीं किया। क्यों पी चिदम्बरम ने ऊपर स्टेटमेंट दिया कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत है और उसको हम लोग रीथिंक कर सकते थे? क्यों? क्योंकि उनको माइनॉरिटी वोट चाहिए था। क्यों अखिलेश यादव जी जाके बनारस ब्लास्ट और अयोध्या ब्लास्ट की जो टेरर अक्यूज्ड है उनके खिलाफ पिटीशन डालते हैं कि इनके केसेस को वापस ले लो? आप एक बार बताइए, सोचिए क्यों? क्यों?
क्योंकि ये सब फ्रंट हो चुके हैं, इनको लगता है कि इन सब चीज़ों को करके इनको मुस्लिम वोट मिलेगा। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम समाज के अंदर लोग इनको कॉल आउट नहीं करते हैं। इट इज़ अ ट्रेजेडी इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। याकूब मेनन जो कन्विक्टेड टेररिस्ट है, आप रेड्डी टेलीविजन डिबेट्स उठाइए, एआईएमएम के प्रवक्ता को बोलिए कहने के लिए, या असदुद्दीन ओवैसी से बुलवाइए कि याकूब मेनन को आप आतंकवादी बोलेंगे, आपके मुझे नहीं बोल पाएंगे वो याकूब मेनन। याकूब मेनन की बीवी को घोसी करके एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी हुआ करते हैं, उन्होंने कहा था कि याकूब मेनन की बीवी को आप राज्यसभा के एमपी बना दो। टिल व्हाट लेवल विल वी गो? सो व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर, एंड दिस इज माय फर्म बिलीफ, पीपल कैन डिफर विथ मी, इज नॉट जस्ट अबाउट इश्यूज, वी आर फाइटिंग टू इंश्योर दैट दिस कंट्री रिमेन्स सेफ एंड सिक्योर। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, वापस मैं वो ड्राइवर पे आता हूँ, थोड़ी सी बात हमारी लंबी चल गई थी। तो हमने पूछा कि दिल्ली में अभी कौन जीतेगा वापस, किसकी सरकार आएगी? बोला केजरीवाल साहब की सरकार आएगी। तो फिर नितिन ने वापस उनको पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? फ्री बिजली बोल तो रहे बोल हैं। रहे फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया। अब वो एक औरत के पास में 30 रुपए हैं, तो वो जा रही है और शाम को आ रही है और कर रही है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ फ्री सिस्टम देने का सोच रहे हैं क्या? देखिए, एक चीज समझनी चाहिए, जो गरीब है उसको सुविधा देनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ये एक यथार्थ बात है। तभी जाके हम 2100 रुपए देने की बात, 2000 से ज़्यादा रुपए देने की बात कर रहे हैं झारखंड में। परंतु उसके साथ में आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी इकोनॉमी का बंटाधार ना हो। दिल्ली 31 साल में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल जी खुद 40 करोड़ के शीश महल में रहते हैं। वो 40 करोड़ के पैसे से क्या और ज़्यादा जनता की सुविधा नहीं दे सकते थे? पहले क्या कहते थे? मैं ना गाड़ी लूँगा, ना घोड़ा लूँगा, ना वीआईपी लूँगा, ना कुछ लूँगा, ना 2 वक़्त की रोटी खाऊँगा। अब तो उनके वीडियो आ रहे हैं, बड़े 40 करोड़ के शीश महल में शाही भोज खा रहे हैं। 40 सिक्योरिटी पर्सनल आगे रहते हैं, 40 सिक्योरिटी पर्सनल पीछे रहते हैं, उसके बगैर घूमते नहीं। अपने घर में 40 एयर प्यूरीफायर लगाए हुए हैं। दिल्ली की जनता तो पॉल्यूशन के अंदर जो है उसकी हालत खराब हो रही है। 2015 से लेके 25 आने वाला है, कह रहे हैं कि भई मैं यमुना में डुबकी लगाऊँगा, यमुना में डुबकी नहीं लगाया कि यमुना को मैली करा हुआ है। तो ठीक है, ये हर लीडर की इनकी एक शेल्फ लाइफ है। मैं ये मानता हूँ दिल्ली की जनता इस बार इनके सब झूठ को एक्सपोज़ करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। हम भी दिल्ली के लिए सुविधा जो है जब सही समय पे होगा, पार्टी की लीडरशिप उसको निर्धारित करेगी, डिसाइड करेगी, और हम हर जगह गरीबों का जितना काम हमने किया उतना कोई नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच के डिफरेंस बता दो। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं फ्री बिजली, फ्री बिजली। हम किस तरीके से फ्री बिजली देते हैं? हम पीएम सूर्यग्रह के तहत उसके घर के ऊपर एक सोलर रूफटॉप टावर लगाते हैं, जिससे वो उसके लिए उसको मंथ का 70 पूरे ईयर का 70,000 रुपए बचे भी, फ्री बिजली भी आए, और वो उसको एक व्यापार में भी कन्वर्ट कर सके। वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। वी डोंट डू लाइक व्हाट मिस्टर केजरीवाल डज़ कि भैया मोहल्ला क्लिनिक खुद जाके इलाज कराएँगे बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पताल में, और भैया दूसरों के लिए ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता जी। प्रदीप जी, आप एक बात बोल रहे हैं कि कुछ पैसे बाँट रहे हैं, राइट? नहीं, मैंने 2000 बाँटने शब्द 2000 रुपए या फिर कुछ नहीं, मैं मतलब जनता को दे रहे हैं। दे रहे हैं, हाँ, ठीक गरीब है। बट मैंने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री का इंटरव्यू किया अभी, तो मैंने उनसे पूछा फ्री बिजली, फ्री पानी, तो उनका स्टेटमेंट था, जो आपको पैसे दे रहा है, वो आपकी जेब काट रहा है। तो ये तो बात ही थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आई। जो गरीब हैं, जो जिसको ये बात पे फ़ोकस होना पड़ता है कि भई मेरा मंथ का अगर खर्चा 2000, 2500, 3000 रुपए बच भी जाए, तो मेरे लिए ओवरऑल बहुत मैटर करता है। राइट। देखो, जो अपर मिडिल क्लास है, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अभी भी हमारे देश के अंदर लोअर मिडिल क्लास तबका सिग्निफिकेंट है। अभी भी हमारे देश के अंदर टैक्स पेइंग पॉपुलेशन बड़ी है, परंतु स्टिल इट इज़ नॉट, इतनी नहीं बढ़ी है। तो जो गरीब है, अगर उसकी दुविधा के वक़्त सरकार नहीं खड़ी रहेगी, तो ये सरकार अन्याय कर रही है। इसीलिए हम उस वक़्त खड़े होते हैं। परंतु मैं वापस से कहूँगा, रेवड़ी ये होती है कि जब आप जो वादा करें उसको पूरा ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि भई हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट में कर्नाटक में पैसा डालेंगे। 2 महीने तक महिलाओं को 2-2 डेढ़ हज़ार रुपए उनके अकाउंट के अंदर नहीं आए। बोला फ्री बस का ट्रैवल करेंगे। उसके बाद अभी शक्ति स्कीम में डीके शिव कुमार कह रहे हैं पैसे नहीं है देने के लिए, रोल बैक करनी पड़ेगी। हम कभी ये नहीं कहते पैसे नहीं है हमारे पास करने के लिए। आप एक भी स्कीम बता दीजिए। जितने मोदी जी ने देश में घर बनाए, उतने 70 साल में कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बनाया। जितने टैप वाटर कनेक्शन हमने दिए गरीबों के लिए, 70 साल में कोई नहीं कर पाया। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी 70 साल तक लोगों को टैप वाटर तक नहीं दे पाई थी। और बात करें, केजरीवाल जी ने तो कहा था हरियाणा के अंदर कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट करना, मैं भ्रष्ट हूँ तो वोट ना करना। उनके गाँव से उनको 1000 वोट नहीं मिले, 99% सीटों में उनकी जमानत जब्त हो गई। मोदी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था अभी थोड़े दिन पहले, जिसमें उनको बोला गया था पाकिस्तान गए थे एंड आपके पास ना वीज़ा है, ना कुछ है। वहाँ की मीडिया वाले ऐसा चला रहे थे कि अरे पाकिस्तान में कैसे आ गए, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मोदी जी ने बोल दिया, अरे भाई साहब, ये थोड़े दिन पहले हमारा ही था। आपको क्या लगता है कि हम वापस ले लेंगे क्या उसको अपने इंडिया के अंदर? देखिए, हम तो हमेशा से ही मानते हैं कि पूरा का पूरा अखंड जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। 2 महीने तक महिलाओं को 2-2 डेढ़ हज़ार रुपए उनके अकाउंट के अंदर नहीं आए। बोला फ्री बस का ट्रैवल करेंगे। उसके बाद अभी शक्ति स्कीम में डीके शिव कुमार कह रहे हैं पैसे नहीं है देने के लिए, रोल बैक करनी पड़ेगी। हम कभी ये नहीं कहते पैसे नहीं है हमारे पास करने के लिए। आप एक भी स्कीम बता दीजिए।
तो इंतज़ार करिए, मैं इस पे कहने मैं मेरे स्कोप ऑफ थिंग्स से बाहर है ये कहना। मैं एनविज़न करता हूँ कभी ना कभी ऐसा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो एंड थैंक यू। काफ़ी थैंक यू, आपने पावरफुल ह्यूमन्स पे मुझे जोड़ा। आपके साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा। आई होप यू कीप गोइंग एंड गोइंग फॉरवर्ड, टॉक टू मेनी पीपल एंड टेक द कंट्री फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। बस सर।